नमस्कार दोस्तों, डिफेंस वाला पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को। एक है नेशनल पंचायती राज डे, जिसको हम लोग 24 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं और ये हम लोग दिवस 2010 से सेलिब्रेट करते चले आ रहे हैं, राइट। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है सुप्रीम कोर्ट का, जिसको हम लोग बोलते हैं केशवानंद भारती केस, जिसका डिसीजन, जिसका जजमेंट 24 अप्रैल 1973 यानी 1973 को आया था। ठीक है, तो आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, यूपीएससी से लेकर एसएससी तक या बैंक एग्जाम तक, एक क्वेश्चन कॉमन पूछा गया है कि केशवानंद भारती केस का जजमेंट किस दिन प्रोनाउंस हुआ था या फिर नेशनल पंचायती राज डे कब सेलिब्रेट होता है। तो दोनों का ही आंसर 24 अप्रैल है, जो कि कल था। इसलिए आज मैं आपको इस पर अपडेट लेके आ रहा हूं। करंट अफेयर्स के एंगल से यहां पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये चीज आपको पॉलिटी के एंगल से भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हो सकता है वो डेट ना पूछ के आपको एग्जाम में केशवानंद भारती केस के ऊपर सवाल पूछ दे। ठीक है ना, ऐसा कुछ कभी कभी आपको भी देखने को मिला है, मोस्टली यही देखने को मिला है। तो आज मैं आपको इस जजमेंट को डिस्कस करूंगा, क्योंकि इस डिसीजन के बाद, इस जजमेंट के बाद फंडामेंटल राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं उसकी अमेंडेबिलिटी पे जितने भी तरह के इवोल्यूशंस हुए, कैसे हम फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पे फुल स्टॉप लग गया था। ठीक है, तो हम फंडामेंटल राइट्स की अमेंडेबिलिटी को इस केस के बैकड्रॉप में समझेंगे। साथ में मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे इस केस के जजमेंट के 2 दिन के बाद ही इंदिरा गांधी ने जुडिशरी के पर्क उतरने के लिए ठान लिया था। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बेटा। सबसे पहले मैं आपको इस सवाल के साथ शुरू करता हूं। क्वेश्चन आपके सामने है कि इनमें से वो कौन सा केस है सुप्रीम कोर्ट का जिसमें कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते, दे आर अनअमेंडेबल, या उनमें आप कोई भी संशोधन नहीं कर सकते। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस, सी गोलकनाथ केस, या डी मेनका गांधी केस। ठीक है, आपको अगर इसका आंसर आता है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आपको इसका आंसर आ रहा होगा, क्योंकि यहां पर चीजें मैं थोड़ा सा एक अपर लेवल पे ले जा रहा हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छे से बढ़ सके। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा। स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले यहां हम समझते हैं कि आर्टिकल 13 क्लॉज 2 क्या कहता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। देखिए, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यह कहता है कि स्टेट कोई ऐसा लॉ इनैक्ट नहीं कर सकता जो फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज करे। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 कहता है कि स्टेट कैन नॉट या शैल नॉट इनैक्ट एनी लॉ, ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा दैट टेक्स अवे और अब्रिजेस वन और मोर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अगर ऐसा कोई कानून बनाया गया, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 आगे कंटिन्यू होता है और कहता है कि अगर कोई ऐसा कानून बनाया गया जो कि फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज कर रहा है, तो ऐसे कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, टू द एक्सटेंट ऑफ इट्स वायलेशन। इसका मतलब क्या हुआ? टू द एक्सटेंट ऑफ इट्स वायलेशन, इसका मतलब यह हुआ कि फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा कानून बना दिया, स्टेट ने इनैक्ट कर दिया, उस कानून के अंदर मान लीजिए 10 क्लॉज थे। ठीक है, अब उसका क्लॉज नंबर 7 और क्लॉज नंबर 8 ऐसे 2 क्लॉजेज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से मेल नहीं खा रहे हैं। तो क्या ऐसे सिनारियों में पूरा लॉ खत्म कर दिया जाता है? क्या नहीं, पूरा लॉ खत्म नहीं करेंगे। कितना खत्म करेंगे? टू द एक्सटेंट ऑफ इट्स वायलेशन। जितना लॉ का पार्ट वायलेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को, खाली उतना ही क्या किया जाएगा? कट डाउन, स्टक डाउन कर दिया जाएगा। तो क्लॉज नंबर 7 और क्लॉज नंबर 8 को ही खाली स्टक डाउन करेंगे, बाकी लॉ एज इट इज स्टैंड करेगा। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 2, आई थिंक द पिक्चर इज वेरी क्लियर। क्या कहता है ये क्लॉज? सिंपल से कह रहा है कि स्टेट कोई ऐसा लॉ इनैक्ट नहीं करेगा जो फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज करता है, और अगर कोई स्टेट ने ऐसा लॉ बना दिया तो वो लॉ को हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वाइड डिक्लेयर कर देंगे टू द एक्सटेंट ऑफ इट्स वायलेशन। साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सीधी साफ बात है भैया। ठीक है, इतना समझने के बाद अब मैं आपको ले जाता हूं जब भारत में पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, यानी पहली बार जब संविधान में एक संशोधन किया गया था, एक बदलाव किया गया, एक चेंज किया गया, अमेंडमेंट किया गया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951। ठीक है, पहली बार हुआ था। जब ये अमेंडमेंट हुआ तो उसके अंदर पार्लियामेंट ने फंडामेंटल राइट्स के अंदर कुछ कुछ चेंजेस किए। आर्टिकल 15, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 में उन्होंने अमेंडमेंट किया। जब ये अमेंडमेंट हुए तो इस अमेंडमेंट को, इस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया था अंडर शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 का केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही गजब के कॉन्सेप्ट दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया, भारत के इतिहास का बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देखिए भाई, पार्लियामेंट के पास 2 प्रकार की पावर है। आप जो पार्लियामेंट आज देख रहे हैं, 2 प्रकार की पावर है। 1951 में कहा था 2 प्रकार की पावर है।
पार्लियामेंट एक तो पावर एंजॉय करता है आर्टिकल 368 के अंदर, और एक पावर एंजॉय करता है आउटसाइड आर्टिकल 368। यानी वो दो तरीके से काम कर सकता है। वो या तो कोई इनैक्टमेंट कर सकता है आर्टिकल 368 के अंदर जाके, या फिर वो काम कर सकता है, कोई इनैक्टमेंट कर सकता है आर्टिकल 368 के बाहर जाके। भाई ऑब्वियस सी बात है। इसका मतलब सर आप कह रहे हैं दोनों जगह कर सकता है? हाँ, दोनों जगह कर सकता है। लेकिन फर्क क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के अंदर काम करता है तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव पावर। ठीक है, क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव पावर। और ये जो पावर है पार्लियामेंट की, ये इक्विवेलेंट है उस पावर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास थी जब उसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। ठीक है ना? जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसने संविधान को बनाया था, उसके पास जो पावर थी वो पावर सिमिलर हो जाएगी कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव पावर, अगर पार्लियामेंट कोई काम आर्टिकल 368 के तहत करता है। ठीक है ना? और अगर इसमें कोई काम किया गया आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव पावर का इस्तेमाल करते हुए, तो उस इनैक्टमेंट को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बोलेंगे। ठीक है ना? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बोलेंगे। यह बात साफ हो गई। लेकिन अगर पार्लियामेंट कोई काम आउटसाइड आर्टिकल 368 करता है, यानी वो अपनी ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर को इस्तेमाल करता है, और अगर फिर उसके बाद कोई चेंजेस करता है, तो उस चेंज को, उस पर्टिकुलर इनैक्टमेंट को हम लोग लॉ बोलेंगे। लॉ, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसको हम लोग लॉ बोलेंगे, जो कि आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के अंदर दिया गया है। ठीक है ना? तो ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर का इस्तेमाल करते हुए कोई काम अगर पार्लियामेंट किया तो वो लॉ की डेफिनेशन में आएगा। और अगर इनसाइड आर्टिकल 368 अगर पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव पावर का इस्तेमाल किया, तो वो क्या बोलेंगे? उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बोलेंगे। ये बात उन्होंने बोली। तो यहां पर एक चीज निकल के आई, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड, प्लीज रीड दिस, देयरफॉर द पावर ऑफ द पार्लियामेंट, क्या है पावर पार्लियामेंट की? Therefore, the power of parliament is it can amend any part of the constitution including the fundamental rights। यानी सवाल तो यही था ना कोर्ट के सामने कि भैया इन्होंने फंडामेंटल राइट्स में चेंज कर दिया है पार्लियामेंट ने, ये सही है कि नहीं है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल सही है। पार्लियामेंट किसी भी पार्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंड कर सकता है इंक्लूडिंग दी फंडामेंटल राइट्स, अगर वो पावर अपनी एक्सरसाइज कर रहा है अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, ये चीज उन्होंने बोला। हाउएवर एनी इनैक्टमेंट मेड बाय द पार्लियामेंट, अगर कोई इनैक्टमेंट पार्लियामेंट करता है इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर, तो उसको हम लोग लॉ बोलेंगे। दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर दिया साफ साफ। अगर आपने कोई काम कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव पावर का इस्तेमाल करते किया हुआ है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो जाएगा, और उसके तहत पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकता है, क्योंकि वो पावर उसकी वो पावर मिली है उसको जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मिली थी जिसने संविधान बनाया था, तो उस सेंस में कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर के तहत की बात की जाए, तो वो सिर्फ लॉ बना सकता है। और लॉ कैसा? ऐसा लॉ नहीं होना चाहिए जो किसी का फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर रहा हो। याद आ रहा है ये बात? ऐसा लॉ नहीं बना सकता। ठीक है, तो ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर में लिमिटेशन हो गया कि ऐसा लॉ नहीं बनेगा जो किसी के फंडामेंटल राइट को ब्रिज करेगा। ठीक है, बट दिस इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है ना? यहां क्या बोला गया? लॉ की डेफिनेशन क्या बोला गया कि ऐसा कोई इनैक्टमेंट नहीं होगा, ऐसा कोई लॉ नहीं बन सकता जो किसी का फंडामेंटल राइट्स ले रहा हो। ठीक है ना? जो किसी के फंडामेंटल राइट्स अब्रिज कर रहा हो। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो रहा है, तो वहां पर अलाउड था, कहा गया कि अगर उस जगह कोई पावर, उस जगह पार्लियामेंट कुछ करता है तो वो अलाउड है, क्योंकि वो पावर इक्वल टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब जरा बात करते हैं, देखिए आगे। अब सर ये लॉ की डेफिनेशन, ये लॉ जो आप वर्ड यूज कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तो समझ में आ गया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंड कर रहे हैं। यहां पर लॉ की बात कर रहे हैं कि ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएंगे। तो लॉ कैसा? लॉ का मतलब क्या हुआ? लॉ का मतलब अगर हम आर्टिकल 13 क्लॉज 2 की बात करें, लॉ का मतलब स्टैट्यूटरी लॉज, जैसे आपको इतने सारे कानून बनते दिखते हैं, स्टैट्यूटरी लॉज, बाई लॉज, रेगुलेशंस, ऑर्डिनेंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है ना, पास बाय द प्रेसिडेंट, रेगुलेशन, रूल्स, नोटिफिकेशन, ये सब चीजें जो हैं वो आती हैं लॉ की डेफिनेशन में। यानी ये लॉ अगर ऐसा कुछ किया जा रहा है तो वो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के अंदर आ रहा होगा, और वो ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट में आएगा। ठीक है ना? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज था जो यहां पर चल रहा था, और सुप्रीम कोर्ट ने दिस पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन, लाइन ऑफ इंटरप्रिटेशन, सुप्रीम कोर्ट ने उसको मेंटेन किया 1951 से लेकर 1966 तक। इनफैक्ट आप देखोगे फ्रॉम शंकरी प्रसाद केस से लेकर सज्जन सिंह के केस तक।
ठीक है ना। ये केस बहुत, मतलब इस बीच में जितने भी केस हुए, सुप्रीम कोर्ट ने एक ही बात कही कि भैया पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स, अगर वो अपनी पावर, कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव पावर को इस्तेमाल कर रहा है तो। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। अब क्या हुआ कि संविधान का 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया, संविधान में 17वां संशोधन किया गया। जब ये 17वां संशोधन हुआ, जाके इसको एक बार प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा, दिस इज 1964, रियली सॉरी फॉर दिस मेंशन, इसको एक बार करेक्ट कर लीजिएगा बेटा, ये हमारा 1964 है, नॉट 1994। ठीक है, तो 1964 में जब हमारा ये यहां पर अमेंडमेंट हुआ, 1964 में जब हमारा ये अमेंडमेंट हुआ, 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1964, तो इसको चैलेंज किया गया इन गोलकनाथ केस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गोलकनाथ केस में इसको चैलेंज कर दिया गया। गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर अगेन एक बहुत ही ऐतिहासिक जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड नहीं कर सकते। अभी तक शंकरी प्रसाद से लेकर सज्जन सिंह के केस तक सुप्रीम कोर्ट कहता रहा कि यू कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स, किसके अंडर, अंडर दी कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव पावर। लेकिन गोलकनाथ केस में आके सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्जन बदल दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास सिर्फ एक ही प्रकार की पावर है, वो क्या, वो है सिर्फ ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर, और ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर के तहत वो फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस नहीं कर सकते, अमेंडमेंट नहीं कर सकते। और उन्होंने आर्टिकल जो अभी तक कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव पावर बताई जा रही थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसको खत्म किस ग्राउंड पे किया, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 368 सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर बताता है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। उस वक्त आर्टिकल 368 की जो हेडिंग थी, टाइटल था, वो लिखा रहता था प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, सिर्फ इतनी लाइन लिखी रहती थी। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि आर्टिकल 368 मियरली गिव्स यू द प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो आर्टिकल पार्लियामेंट को पावर नहीं देता है। आई होप ये बात समझ में आ गई। इस ग्राउंड पे पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव पावर को खत्म कर दिया गया कि पार्लियामेंट के पास कोई कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव पावर नहीं है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल ही प्रोवाइड नहीं करता है। आर्टिकल कहता है सिंपली कि आपका प्रोसीजर क्या है टू अमेंड द पार्लियामेंट, इट डज नॉट गिव द पावर। ठीक है ना, ये बात बोली गई। सिर्फ और सिर्फ उनके पास, पार्लियामेंट के पास ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर है, ठीक है, और कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव पावर नहीं है। तो गोलकनाथ केस में ये वर्डिक्ट बदल गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। तो आई होप आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। ठीक है, अब ये जब बात हो गई, जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गया, तो कोर्ट ने साफ साफ ये बात लिख के दे दी, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट अमेंडेबल, और उन्होंने लिखा दैट नो अथॉरिटी फंक्शनिंग अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स एंड दे आर बियॉन्ड द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर से बियॉन्ड है। एक बात और सुप्रीम कोर्ट ने कही, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स को एक ट्रांसेंडेंटल पोजीशन दे रखी है, यानी वो हर चीज से ऊपर हैं, ट्रांसेंडेंटल हैं, उसको अमेंड नहीं किया जा सकता। दे आर ट्रांसेंडेंटल, ठीक है ना, उसको अमेंड करने की पावर खत्म कर दी गई। यानी अभी तक जो लाइन ऑफ इंटरप्रिटेशन था सुप्रीम कोर्ट का टिल सज्जन सिंह केस, वो खत्म हो गया। और गोलकनाथ केस में एक नया डिसीजन आ गया कि पार्लियामेंट या पार्लियामेंट की कोई भी अथॉरिटी फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव पावर नहीं है, जो कि आर्टिकल 368 में अभी तक बताई जा रही थी। क्योंकि आर्टिकल 368 मियरली टेल्स यू द प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट द पावर। ठीक है ना, तो पार्लियामेंट के पास सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर है। अब जब ये सब चीजें हुई, अब यहां पर प्रधानमंत्री बन चुकी थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने सोचा अच्छा ऐसी बात है, तो उन्होंने उस आर्टिकल 368 का टाइटल का ही हेडिंग चेंज कर दिया। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1971 का, उसमें उन्होंने 3 चेंजेस किए। पहला चेंज उन्होंने किया, उन्होंने जो आर्टिकल 368 की हेडिंग थी ना, प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको खत्म करके वहां पर हेडिंग चेंज करवा दी और हेडिंग में लिखवा दिया पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोसीजर देयरफॉर। मतलब उसमें दोनों चीजें आ गई, पावर भी आ गई एंड प्रोसीजर भी आ गए। ये देखिए यहां लिखा हुआ है, इट अमेंडेड 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से क्या क्या चेंज हुआ, इट अमेंडेड द टाइटल ऑफ आर्टिकल 368 विच नाउ रीड्स एज द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोसीजर देयरऑफ। इंदिरा गांधी ने कह दिया ठीक है भैया, ऐसी बात है, खाली प्रोसीजर दिया हुआ है, हमने टाइटल ही अमेंड कर दिया, जाओ। अब तो मानोगे ना कि इसमें पावर भी दी गई है, ठीक है ना।
दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो किया 24वां के अंदर, इट एडेड क्लॉज 3 टू आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 के अंदर क्लॉज 3 ऐड कर दिया और क्या लिख दिया वहां पर, लिखा कि नथिंग इन आर्टिकल 13, कुछ भी आर्टिकल 13 क्या है, लॉ की डेफिनेशन जहां बोल रहा है कि ऐसा लॉ नहीं बनेगा जो फंडामेंटल राइट्स ले जाए, कह रहा है नथिंग इन आर्टिकल 13, कुछ भी ऐसा आर्टिकल 13 में नहीं है विच विल इंक्लूड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। मतलब अगर आप आर्टिकल 13 में कुछ कर रहे हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं होगा, ये कैटेगोरिकली बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने, पार्लियामेंट ने। फिर उसके बाद उन्होंने क्लॉज 4 ऐड किया आर्टिकल 13 के अंदर, भाई 368 में ऐड किया क्लॉज 3 को और आर्टिकल 13 में ऐड किया क्लॉज 4, और वहां पर भी यही लिख दिया कि इस आर्टिकल के अंदर जो भी चीजें हम कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नहीं है। मतलब दोनों जगह लिखा, आर्टिकल 368 में लिख दिया क्लॉज 3 के अंदर कि आर्टिकल 13 में जो लिखा है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नहीं होगा, उसमें कोई काम किया गया तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं होगा, और आर्टिकल 13 क्लॉज 4 में लिख दिया कि इस आर्टिकल के अंदर कोई काम होगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं होगा। ठीक है ना। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 को चैलेंज किया गया था एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट में, जिसको हम लोग बोलते हैं केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। 1973 का एक केस है। 13 जजों की बेंच ने इस केस को डिसाइड किया। 700 पेजेस का जजमेंट आया। द जजमेंट रैन इन 700 पेजेस। 68 दिनों तक इस केस की डेली हियरिंग हुई थी। ठीक है, बहुत ही लैंडमार्क केस था। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट एंजॉयड द कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव पावर एज वेल अंडर आर्टिकल 368। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव पावर है आर्टिकल 368 के अंदर। ठीक है ना, है। ठीक है, विद which it can amend any part of the constitution including the fundamental rights। ठीक है ना, इसको एक बार यहां पर भी करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको यहां पर काट के लिख दूं, पार्ट कर देता हूं। ठीक है, पार्ट। ठीक है, तो पार्लियामेंट enjoyed the constituent legislative power as well under article 368 with which it can amend any part of the constitution including the fundamental rights। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं, आर्टिकल ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव पावर नहीं है कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव पावर है, लेकिन और उसके तहत क्या होगा, उसके तहत वो कोई भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। लेकिन साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये पावर अनलिमिटेड नहीं है कि आप चाहो तो कुछ भी चेंज कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। पार्लियामेंट हैज दी पावर, पार्लियामेंट का काम ही है लॉ बनाना। पार्लियामेंट ने अगर हेडिंग चेंज कर दिया, पार्लियामेंट का काम है लॉ बनाना ना। अगर हम लॉ ही नहीं बनाने देंगे उनको तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो वो लॉ बना सकते हैं, वो चेंजेस कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सच एन अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट अनलिमिटेड नहीं है कि कुछ भी कर लो, बट इट लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ नॉट डिस्ट्रॉइंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड छोड़ दिया लोगों के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए, और वो ये, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी पार्ट का कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। आज की डेट में भी मतलब यही चीज है कि किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है। ठीक है, इवन दी फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड, लेकिन वो जो अमेंडिंग पावर्स हैं पार्लियामेंट की वो अनलिमिटेड नहीं है। इट कैन नॉट गो बियॉन्ड डिस्ट्रॉइंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ गया है। सो पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इवन द फंडामेंटल राइट्स, बट इट शुड नॉट गो डिस्ट्रॉइंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सवाल यह आता है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। समझ में आ गई डॉक्ट्रिन। ये डॉक्ट्रिन यहां से केशवानंद भारती केस से निकल के आई। केशवानंद भारती केस में समझ में आ गया। गोलकनाथ केस को रिवर्स कर दिया गया फिर से सुप्रीम कोर्ट ने। गोलकनाथ केस को रिवर्स कर दिया गया। 23 अप्रैल 1973 को उसका जजमेंट आया, और उस जजमेंट में जो यहां पर जजेस थे वो 7/7:6 में जजमेंट हुआ। 7 जज एक कुछ कह रहे थे, 6 जजेस डिफरेंट डिसीजन दे रहे थे। ठीक है ना, अलग अलग डिसीजन आए थे, मतलब 7 फेवर में थे और 6 अगेंस्ट थे। ठीक है, अब यहां पर ये डिसीजन जो आया है उसमें क्या बोला गया, उसमें कहा गया कि नहीं, पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव पावर है, उसके तहत वो कुछ भी अमेंड कर सकता है, जो कि आज की स्थिति भी है। अगर पार्लियामेंट को इस तरह का चेंज करना होता है तो आर्टिकल 368 के अंदर जाके ही वो करता है, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं कुछ भी डिस्ट्रॉय कर दिया, कल को आप राइट टू इक्वालिटी खत्म कर दो संविधान से, ये पार्लियामेंट नहीं कर पाएगा। राइट टू इक्वालिटी इज कॉल्ड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सर थोड़ा समझाइए बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं वो होता है बेसिक स्ट्रक्चर जिस पे हमारा संविधान खड़ा हुआ है। इट इज द पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर आपने वो पिलर गिरा दिया
तो हमारा संविधान गिर जाएगा ना। सोच के देखो, राइट टू इक्वालिटी अगर खत्म कर दी जाएगी इस देश के अंदर से तो क्या यह संविधान चल पाएगा? नहीं, ठीक है ना। सेक्युलरिज्म की बात करी गई, सेक्युलरिज्म को सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर बोला हुआ है, रूल ऑफ लॉ को बेसिक स्ट्रक्चर बोला हुआ है, सोवरेनिटी सोवरेनिटी को यहां पर बेसिक स्ट्रक्चर बोला गया है, मैंडेट टू बिल्ड अ वेलफेयर स्टेट ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इन सबको बेसिक स्ट्रक्चर, बैलेंस बिटवीन द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, इसको यहां पर बेसिक स्ट्रक्चर बोला गया है, ठीक है। तो बेसिक, ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंस्टेंसेस बताए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कभी ये नहीं बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, सिर्फ इतना कहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर्स हैं जिसके ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा हुआ है। दे आर दोज पिलर्स ऑन विच अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज स्टैंडिंग। अगर आपने इन पिलर को तोड़ दिया तो संविधान ढह जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंस्टेंसेस दिए हैं कि क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। राइट टू इक्वालिटी को बेसिक स्ट्रक्चर बोला गया है। अगर कल को मान लो राइट टू लाइफ छीन लिया आपका, इज दिस पॉसिबल? अगर पार्लियामेंट के पास पावर है ना भाई, पार्लियामेंट के पास पावर है, कुछ भी कर सकता है वो आर्टिकल 368 के अंदर, राइट। लेकिन अगर मान लो कल को वो आर्टिकल 368 में ऐसा कोई कानून बना दे और कह दे कि भैया हम लोग जिंदगी आपकी लाइफ ले लेंगे, मार दिया जाएगा, क्या ये सही होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये एक्ट पर, ये लॉ पर से गलत साउंड हो रहा है, ठीक है ना। तो केशवानंद भारती केस का जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट था, ठीक है। ये जजमेंट 23 अप्रैल को होता है 1973, और इसके 2 दिन के बाद ही 26 अप्रैल को इंदिरा गांधी क्या करती हैं? इंदिरा गांधी ने एएन रे, जो कि डिसेंटिंग जजमेंट देने वालों में से एक थे, मतलब जो 7-6 से जजमेंट आया था केशवानंद भारती का, उन 6 में से एक थे एएन रे। उन्होंने डिसेंटिंग जजमेंट दिया था। उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर दिया जाता है, सुपरसीडिंग द 3 सीनियर मोस्ट जजेस जो ऑलरेडी वेटिंग में थे। इट इज अनप्रेसिडेंटेड इन इंडिया। भाई इंडिया का प्रेसिडेंट क्या है? इंडिया का प्रेसिडेंट ये है, प्रेसिडेंट मतलब क्या रिवाज चलता है कि जो सीनियर मोस्ट जज होता है वो चीफ जस्टिस बनता है। लेकिन इंदिरा गांधी ने एएन रे, जो कि एक डिसेंटिंग जजमेंट देने वाले थे, जो इस केशवानंद भारती केस के अगेंस्ट थे, ठीक है, जो गोलक जिनकी जो इसके अगेंस्ट थे, तो उनको यहां पर बना दिया गया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? अब यहां पर क्या हुआ, जब ये सब चेंजेस हुए तो इंदिरा गांधी की सरकार थी, उसने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया 1971 का, ठीक है ना। इंदिरा गांधी को लगा कि अच्छा हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक बात है, लेकिन हमको बोल दिया गया कि यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर। इस चीज को लेकर इंदिरा गांधी थोड़ा सा नाराज हो गई कि यार ये तो बड़ा गलत हो गया। उनको अपने उस पर लग गया कि ये कैसी बात है। उसके लिए इंदिरा गांधी ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया 1976 का, जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इस अमेंडमेंट के थ्रू उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस कर डाले। अब आप देखिएगा, लगेगा आपको कि ये क्या है। उन्होंने क्लॉज 4 और क्लॉज 5 ऐड करवाया आर्टिकल 368 के अंदर, और क्लॉज 4 में क्या लिखवाया? क्लॉज 4 में लिखवा दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हम करेंगे आर्टिकल 368 के अंदर, उसको चैलेंज नहीं कर सकते आप बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। यानी अगर हमने कोई अमेंडमेंट कर दिया आर्टिकल 368 में, तो उसको आप चैलेंज नहीं कर पाओगे कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब हमने अगर कोई भी चीज चेंजेस कर दिए तो वो चेंजेस हो गए, सही है गलत है, ये कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकता। ये कौन सी बात है? इसका मतलब कहीं ना कहीं इंटेंशंस गलत दिखा रहा है कि आप कुछ ऐसे चेंजेस करना चाहते हो जो कि गलत है, उसको फिर कोर्ट ऑफ लॉ के सामने भी आप नहीं लग सकते, ठीक है ना। दूसरा बात, क्लॉज 5 में क्या लिखा? देयर शैल बी नो लिमिटेशन व्हाटसोएवर ऑन द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर्स पे किसी भी प्रकार का लिमिटेशन नहीं लगाया जाएगा। ये कौन सी बात है? अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला आपको कि आप बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं, कुछ भी करना हो करो यार, कुछ भी करना हो करो। यू कैन अमेंड एनीथिंग यू कैन अमेंड इन द पार्लियामेंट इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स, बट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। और यहां पर 42nd अमेंडमेंट में वो लोग लिख रहे हैं कि ये हमारी कोई अमेंडमेंट की कोई लिमिटेशंस नहीं है, हम कुछ भी अमेंड करेंगे, और बोल रहे हैं हम कुछ भी अमेंड कर रहे हैं तो उसको कोर्ट ऑफ लॉ में चेक नहीं किया जाएगा। ये कौन सी बात है? इसके बाद होता है मिनर्वा मिल्स केस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आता है मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 का केस। सुप्रीम कोर्ट ने क्लॉज 4 और क्लॉज 5 इन दोनों ही क्लॉजेस को स्टक डाउन कर दिया, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया दिस इज डिस्ट्रॉइंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे? क्योंकि ये जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है,
कोई काम अगर पार्लियामेंट ने किया वो सही है कि नहीं, उसको जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकती। अगर ऐसा लॉ बन जाएगा तो क्रॉस चेकिंग खत्म हो जाएगी, बैलेंस बिटवीन द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट वो डिस्टर्ब हो जाएगा। दैट इज वाई सुप्रीम कोर्ट ऑन दिस ग्राउंड स्टक डाउन एट क्लॉज 4 क्लॉज 5 फ्रॉम आर्टिकल 368। ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना। सो सुप्रीम कोर्ट स्टक डाउन क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 368 एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड ऑन द ग्राउंड, क्या ग्राउंड दिया, दे टुक अवे द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द कोर्ट्स एंड डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ पावर अमंग द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट विच आर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आई होप आपको समझ में आया कैसे यहां पर धीरे धीरे फंडामेंटल राइट्स की अमेंडेबिलिटी चेंज हुई है, ठीक है। तो जो आज का जो प्रेजेंट स्टेटस है वो यही है दैट पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इवन द फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड, बट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना। जैसे सेक्युलरिज्म है उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, जैसे कि जुडिशियल रिव्यू है आप वो खत्म नहीं कर सकते। कल को आप कह दो कि जुडिशरी हमारे कोई भी कानून को चेक नहीं करेगा, ऐसा लॉ नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देगा। आप सोचो ना, स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का ढांचा गिर नहीं जाएगा, पार्लियामेंट कुछ भी कर सकता है, फिर तो पार्लियामेंट अनलिमिटेड पावर्स के साथ हो जाएगा, कोई चेक कोई रोक टोक नहीं है इसमें, तो राजाशाही रूल हो जाएगा फिर से, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बेटा, एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज नेशनल पंचायती राज डे। ये 24 अप्रैल को सेलिब्रेट होता है। तो आपसे एक तो सवाल यही आएगा कि ये दिन कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 24 अप्रैल हो गया। थीम आपसे पूछा जाए कि 2022 का थीम क्या था, मैं आपको बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार थीम होता है। इस बार 2022 में इस पर्टिकुलर डे को सेलिब्रेट किया गया तो कोई भी थीम नहीं था, नो थीम, इट वाज सेलिब्रेटेड विदाउट एनी स्पेसिफिक थीम। कोई स्पेसिफिक थीम नहीं था, ध्यान रखना मेरा वर्ड, कोई स्पेसिफिक थीम नहीं था। चलिए, तो एक तरह से आपको पता होगा कि ये जो नेशनल पंचायती राज डे, जो पंचायती राज सिस्टम है हमारा, वो एक तरह से हमारा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात करता है। यानी पावर्स को हम लोग डिसेंट्रलाइज कर देते हैं, ग्रास रूट लेवल तक हम लोग पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ना, कि वो लोग भी इस पावर को करें, ठीक है ना। क्योंकि जो लोग ग्राउंड पर रियलिटी पर रह रहे हैं वो ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो 24 अप्रैल हर साल हम लोग उसको मनाते हैं और 2010 से इसको सेलिब्रेट करते चले आ रहे हैं। ये जब पंचायती राज डे कैसे आया, मतलब पंचायती राज डे सेलिब्रेट होने का इसका क्या है कि हम लोग ने एक 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया था इन द ईयर 1992 और उसके बाद से हमने पंचायती राज सिस्टम को डेवलप किया, ठीक है ना। Through this historic amendment, the powers of the grassroots were decentralized and the foundation of an institution called as पंचायती राज सिस्टम डेवलप हो जाता है, ठीक है ना। ये आपको 1973 के अमेंडमेंट से आपको पता होना चाहिए। आपको कई बार पूछा गया कि पंचायती राज सिस्टम किस अमेंडमेंट से आया, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा 1993 में या 1992 में आया था, उसका जो एक्ट था वो फिर 1993 से लागू हो जाता है, ठीक है ना। तो आई होप ये आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद इसका थोड़ा ब्रीफ अगर पीछे जाएंगे हम लोग तो 1957 में एक कमेटी बनाई गई थी जिसको बोलते हैं बलवंत राय मेहता कमेटी, और इसने कुछ सजेशंस दिए थे कि हम लोगों को अपनी सेंट्रल पावर सिस्टम को थोड़ा सा अमेंड करना चाहिए, और बलवंत राय मेहता कमेटी की जो सजेशंस है उसको यहाँ पर सुना जाता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ पंचायती राज एग्जिस्टेंस में आता है। एक सवाल और जो पंचायती राज से कई बार पूछा गया है वो कौन सा पहला राज्य था हिंदुस्तान का जिसने इस सिस्टम को इंप्लीमेंट किया, तो राजस्थान इसका आंसर है। 1959 में राजस्थान वो पहला स्टेट था जिसने देश में ये पूरा सिस्टम को इंप्लीमेंट किया। और जो इस बार का दिस ईयर द सेलिब्रेशंस विल बी हेल्ड विदाउट एनी स्पेसिफिक थीम, कोई भी स्पेसिफिक थीम नहीं होगी। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन पे वापस आते हैं नाउ, आई होप ये आपको आंसर भी क्लियर हो जाएगा। क्या आंसर होगा इसका, चलिए बता देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केस डिड सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स आर अनअमेंडेबल, किसमें बोला गया था, गोलकनाथ केस में बोल दिया गया था, ठीक है ना। तो एक अगर मैं आपको बताऊं तो पहला क्या था, पहला था शंकरी प्रसाद का केस। शंकरी प्रसाद से लेकर कहां तक, सज्जन सिंह तक, शंकरी प्रसाद से लेकर सज्जन सिंह केस तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास दोनों पावर्स हैं, आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव पावर और ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर। कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव पावर के हिसाब से कोई काम होगा तो फंडामेंटल राइट्स भी अमेंड हो जाएंगे, और ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर का काम होगा तो वो लॉ की डेफिनेशन में जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आता है गोलकनाथ केस, जीएन केस लिख रहा हूं। गोलकनाथ केस में ये डिसीजन जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेन किया था इसको रिवर्स कर दिया जाता है, और ये लोग कहते हैं कि नहीं भैया, कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव पावर की बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव पावर अंडर आर्टिकल 368 ये तो पार्लियामेंट के पास नहीं है। पार्लियामेंट के पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर है। तो पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकता। इसी गोलकनाथ केस के अगेंस्ट फिर आता है केशवानंद भारती केस।
के भी केस लिख रहा हूं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं 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 नहीं, उनके पास कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव पावर भी है, कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव पावर भी है, बट ये अनलिमिटेड पावर नहीं है। पॉइंट ये है, अनलिमिटेड नहीं है, ये पॉइंट कह दिया गया। आप बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा एक अमेंडेबिलिटी का जो हिस्ट्री है वो आपको क्लियर हो गया होगा। कभी आप किसी भी एग्जाम की से तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस यूपीएससी, तो आपको इस तरह की इंफॉर्मेशंस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। हैव अ वेरी वेरी गुड डे।